स्वागत है आपका एवन कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है कि उष्मा सेपी एवं उष्मा शोष्य अभिक्रिया का अर्थ क्या है और उष्मा सेपी एक दो का उदाहरण भी दीजिए। तो उष्मा सेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन्हें कहते हैं जब आप रासायनिक अभिक्रिया करवाते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें एक उत्पाद बनता है। अगर उत्पाद के साथ में उष्मा भी प्रोड्यूस होती है, अगर हीट भी प्रोड्यूस होती है, उष्मा भी बनती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप कार्बन को जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बनेगी, लेकिन साथ साथ में हमें हीट भी मिलती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है उष्मा से शोषी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनको करवाने के लिए उष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको करवाने के लिए उष्मा देनी पड़ती है, हम उन्हें बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो याद रखिएगा, उष्मा शेपी अभिक्रिया तो उन्हें कहते हैं जिनमें अभिक्रिया होने के बाद में उत्पाद के साथ में उष्मा बनती है। ठीक है, और उष्मा शोष्य अभिक्रिया उन्हें कहते हैं जिन्हें अभिक्रिया होने के पहले अभिक्रिया करवाने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ती है। जैसे बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर हमें इस कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन करवाना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमें तोड़ना है दो पार्ट में, तो पहले हमें उसे उष्मा देनी पड़ेगी, और जैसे ही हम उष्मा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक तो कैल्शियम एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल उष्मा शोष्य अभिक्रिया का, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनको करवाने के लिए होने के लिए हमें रिएक्टेंट में ही हीट देनी पड़ती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर हम अगले सवाल की तरफ चले तो हमारा अगला सवाल है कि शोषण भी एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है, किससे कैसे आप कैसे प्रूव करेंगे कि शोषण भी एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है? क्योंकि जब हम देखो, पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि उष्मा सेपी रिएक्शन उष्मा सेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज होती है। ठीक है, जिनमें उत्पाद के साथ में उष्मा बनती है, हम उसे उष्मा शेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो श्वसन भी एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो देखो, जीवित रहने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, और यही ऊर्जा हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये जब हमारा पाचन क्रिया वाला पार्ट चलेगा, ठीक है, मैं उसमें काफी अच्छी तरीके से डिटेल से बात करूंगा कि आखिर भोजन का पाचन कैसे होता है, श्वसन क्रियाएं कैसे होती है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है ना, बहुत सारी बातें करेंगे उस चैप्टर में। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो जब हम भोजन करते हैं और ये भोजन हमारे पाचन क्रिया के तरफ जाता है, ठीक है, क्रमाकुंचन गति करता हुआ हमारे पेट में जाता है, तो वहां पर इस भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। अलग अलग स्तर पर अलग अलग पाचन क्रियाएं होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर आप चावल, आलू या फिर ब्रेड खाते हैं, ठीक है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और ये ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में, जो हमने सांस लेकर जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ली है, उनसे अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, तो उष्मा एक तरह की ऊर्जा ही तो है। तो क्योंकि हम श्वसन जब लेते हैं, तो ये ऊर्जा भी बनाता है, साथ में क्या क्या रिलीज करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एक जल बनाता है, और थोड़ी सी ऊर्जा भी बनता है जो हमें कार्य करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये क्योंकि इस रिएक्शन में श्वसन की क्रिया में ऊर्जा भी बनती है, इसलिए उष्मा भी बनती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन भी एक तरीके की उष्मा शेपी अभिक्रिया है। दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं से अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये श्वसन भी एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है। अगर हम आगे बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि वियोजन अभिक्रिया को आप संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहते हैं, ऐसा क्यों?
देखो ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको डेफिनेशन आनी बहुत जरूरी है। देखो वियोजन रिएक्शन की या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वो डेफिनेशन क्या है कि जब हमारे पास में अभिकारक एक होता है और उत्पाद है वो दो या दो से ज्यादा होते हैं, तो हम उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि संयोजन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक तो दो या दो से ज्यादा हो, लेकिन उत्पाद क्या होने चाहिए? हमारे एक होना चाहिए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में तो दो अभिकारक है और एक उत्पाद बन रहा है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक है और दो उत्पाद बन रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत हो गई ना। इसलिए हम वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहते हैं, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं और वियोजन अभिक्रिया में एक टूटकर दो प्रोडक्ट बनाता है। तो यही कारण है कि हम वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहते हैं। एग्जाम्पल की तौर की पर बात करें तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे। मैं एक जैसे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि आप समझ पाए और आपको ज्यादा एग्जाम्पल याद ना करना पड़े, है ना, आपको इजीली सब समझ में आ जाए। तो यही आप कह सकते हो उष्मा, क्योंकि हम कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देंगे तभी तो ये टूटेगा, क्योंकि उष्मा दे रहे हैं तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया भी होगी, और क्योंकि ये दो से ज्यादा अभिकारक बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है। और अगर हम संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो वही है मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और हमारे पास में प्रोडक्ट एक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक संयोजन अभिक्रिया है जो कि वियोजन अभिक्रिया की विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की, तो उसमें लिखा है कि वियोजन अभिक्रियाओं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर देखो तीन प्रकार की होगी, उष्मा भी हो गया, प्रकाश भी हो गया और विद्युत अपघटन भी हो गया। ठीक है, तो आपको तीनों के एक एक एग्जाम्पल भी देने हैं। तो उसमें वियोजन अभिक्रिया आप किसे कहते हो? कि देखो वियोजन अभिक्रिया है तो हमारे अभिकारक में एक उत्पाद अभिकारक में एक ही रहेगा और उत्पाद में हमारे दो रहेंगे। ठीक है, अब ये उत्पाद में दो कब बनते हैं? भाई एक से दो बनेगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो टूटेगा। ठीक है, एक चीज है वो टूटेगी तो दो पार्ट्स तो मिनिमम हो ही जाएंगे ना। तो टूटना है, बट वो कैसे टूटेंगे? उष्मा से भी टूट सकते हैं, हीट से भी, प्रकाश द्वारा भी टूट सकते हैं और विद्युत द्वारा भी वो दो भागों में टूट सकते हैं। तो अगर कोई पदार्थ उष्मा प्राप्त करके दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना रहा है तो हम उसे उष्मीय वियोजन कह देंगे। ठीक है, और अगर कोई प्रकाश प्राप्त करके दो या दो से अधिक पार्ट में टूट रहा है तो हम उसे प्रकाशीय अपघटन कह देंगे। और अगर कोई विद्युत के कारण, मान लीजिए आपने किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की तो वो दो भागों में टूट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो विद्युत अपघटन हुआ है इसमें। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखना है। वही एग्जांपल है दोबारा से कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप उष्मा दोगे तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा। यही उष्मा शोषी की रिएक्शन है, यही वियोजन की भी है और यही उष्मीय अपघटन की भी अभिक्रिया है। ठीक है, अब प्रकाश के द्वारा वियोजन, जैसे AgCl2, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश से टूटता है। ठीक है, तो 2AgCl को आप जब सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो ये Ag और Cl2 में टूट जाएगा, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से टूट रहा है इसलिए हम प्रकाशीय अपघटन कह देंगे। उसके बाद में आता है हमारा विद्युत अपघटन। जैसे आप जल में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तब मैं आपसे मिलता हूं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ।